नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर जो कि लिखा है लीलाधर मंडलोई द्वारा। तंतारा वामिरो कथा। तंतारा वामिरो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के और ऐसा माना जाता है कि ये कहानी सच्ची कहानी है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भी इस कहानी का जिक्र होता है। वहाँ पर लोग मानते हैं कि सच में तंतारा और वामिरो कोई करेक्टर थे और उनकी लव स्टोरी अक्सर वहाँ पर सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये दंत कथा है। ये एक लव स्टोरी है तंतारा और वामिरो की। ठीक है, देखते हैं कि कहानी में आगे हमें क्या जानने को मिलता है कि उनकी लव स्टोरी सक्सेस होती है या नहीं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं और एक दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ हो जाती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है और निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। मतलब कार निकोबार और जो दूसरा हमने पढ़ा अभी, जो दो अलग अलग द्वीप हमने अभी पढ़े हैं लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये 96 किलोमीटर एक दूसरे से दूर थे। लेकिन निकोबारियों का ये विश्वास है कि प्राचीन काल में टाइम पहले ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबारियों से बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। ठीक है, सबसे पहले क्या उसके गांव का नाम बताया? नहीं बताया। ठीक है, वहाँ एक सुंदर सा गांव था लेकिन हमें वामिरो के गांव का नाम आगे मिलेगा। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम तंतारा था। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे, वक्त मुसीबत में उसे याद करते थे, स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था क्योंकि उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे क्योंकि उस जो तंतारा था उसका नेचर इतना अच्छा था कि हमेशा लोगों की मदद करता था और जब भी कोई फेस्टिवल होता, कोई आयोजन होता, खास तौर से उसे इनवाइट किया जाता था, उसको आमंत्रित करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में कोई अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को कभी न अलग होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ठीक है, लोग ये समझते थे कि जो तंतारा हमेशा अपनी कमर पर लकड़ी की तलवार बांधे रखता है वो कोई अद्भुत तलवार है, तभी तो वो हमेशा दूसरों की मदद कर पाता है। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम मतलब ज्यादा मेहनत के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। मीन्स सूरज सूर्यास्त
का समय था, डूबने वाला था, और समुद्र से ठंडी ठंडी हवा जो पानी का झोंका लेकर आती है वैसी हवा चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनैः शनैः क्षीण होने को थी, मीन्स कमजोर पड़ रही थी। उसका मन शांत था। विचार मगन तंतारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। एक तो इतना मनोरम दृश्य ना, कि सनसेट हो रहा है, समुद्र के किनारे वो बैठा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और कहीं कहीं लहरों का संगीत सुनाई दे रहा है, तो कहीं कहीं उसे वो एक मधुर आवाज सुनाई दे रही है जो कि गुनगुना रही है। तो इन सब में वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। जब एक ऊंची सी लहर उठकर आई और उस पर पानी की ज्यादा छींटें आई, तो वह अपनी सुध-बुध से होश में आया। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। और ये एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत मतलब प्यार भरा गीत था। उसे ज्ञात ही नहीं हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। मीन्स वो बामेरो थी, ठीक है, और तंतारा उस गीत की तरफ खींचा चला जाता है और जाकर उसे एकटक निहार रहा है, लेकिन उस लड़की को नहीं पता। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, नॉर्मल हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। क्या सुना? किसकी बात हो रही है? लड़की की बात हो रही है, वामिरो की बात हो रही है। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक पूछा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित मतलब हैरान हो जाना। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। ये सारी लाइन किसने बोली? वामिरो ने बोली। उसने ये नहीं बताया कि गाना क्यों छोड़ दिया, उल्टा वो उसी से सवाल करने लगी। तंतारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसे पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। वामिरो ने कहा, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। लपाती गांव मीन्स युवती का गांव ना। युवती कौन है? वामिरो। तंतारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, धीरता की भी हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश हो आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब वो क्या कह रहा है? मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी।
वामिरो। एक रस खोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामिरो, वामिरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगे ना यहाँ? तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी भी नहीं, वामिरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम तंतारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक छोटी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था। मतलब इस बार उसका साहसिक रूप नहीं आया था, वो एक अलग रूप में वामिरो से मिला था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव सा जान पड़ा। मतलब वामिरो के मन में भी बार बार तंतारा का चेहरा उमड़ रहा था, तंतारा के विचार उमड़ रहे थे। उसे एक बार को ख्याल आया कि शायद ये संबंध नहीं हो सकता, लेकिन वो उसका ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। निर्निमेष याचक की तरह वह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और वायु दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, दोनों को थी। ठीक है, तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कभी कभी आशय स्पष्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जिस तरह सूर्यास्त हो रहा था, सूर्य की आखिरी किरण कहीं समुद्र में समाने को हो रही थी, ऐसे ही ठीक जो तंतारा एक उम्मीद लगा कर बैठा था, प्रतीक्षा कर रहा था वामिरो की, उसे पल भर को लग रहा था शायद आज उसकी उम्मीद टूट ना जाए। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती थी। मीन्स वामिरो डरती डराती आ रही थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर चल रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो को सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल और शब्दहीन। मतलब वो दोनों आपस में मिले, वामिरो मिलने आई, लेकिन दोनों की कोई आपस में बातचीत नहीं हुई, एक दूसरे को निहारते रहे। ठीक है, और वो बस एक दूसरे को निहारते ही रहे। और जैसे थोड़ा अंधेरा होने लगा तो वामिरो वापस चली गई, लेकिन तंतारा वहीं खड़ा रहा। दोनों रोज
उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, मतलब बिना पलक झपकाए, बिना इधर उधर ध्यान किए, बस दोनों एक दूसरे को निहारते रहते थे। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाटे के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को, मूक प्रेम मतलब जो साइलेंट रोमांस चल रहा था, क्योंकि आपस में तो वो बातें करते नहीं थे, बस एक दूसरे को निहारते थे, इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती गांव की थी और तंतारा पासा का। देखो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि तंतारा के गांव का नाम नहीं बताया, लेकिन यहाँ बताया है कि वामीरो लपाती गांव की थी तो तंतारा पासा गांव का था। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोनों का संबंध संभव न था। दोनों का संभव क्यों नहीं था? संबंध, रिलेशन क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और तंतारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और चाहे गांव वाले, परिवार वाले उन्हें आपस में समझा रहे थे, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। वे नियमित लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव किसका है? तंतारा का। वहां पर पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवक की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि तंतारा इस तरह के आयोजन में अपना साहस, अपना वो दिखाता है। ठीक है, वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी, क्योंकि आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठे हुए थे, तो वो सोच रहा था कि वामीरो भी आएगी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी, जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तंतारा विहल हुआ, मतलब तंतारा को भी बहुत बेचैनी सी बन गई। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां आ पहुंची, मतलब वामीरो के पीछे पीछे उसकी माँ आ रही थी। दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया, मतलब जहां आयोजन हो रहा था, ठीक है, जहां सब लोग इकट्ठे हो रखे थे, वहीं पर वामीरो की माँ ने तंतारा को अलग अलग तरीके से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज हो रही थी। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। जब इंसान को गुस्सा आता है तो कैसे अपने हाथ को एकदम से ऐसे बंद कर लेता है, मुट्ठी को बंद कर लेता है, प्रेशर बनाने लगता है ना, क्योंकि वो उसके माँ पर या गांव वालों पर चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था और गुस्से में उसका हाथ तलवार पर जा टिका। ठीक है, सॉरी, कहाँ थे हम? हाँ, क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए
उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। किसको घोंप दिया? तलवार को। ठीक है, जब उसे गुस्सा आया और वो किसी इंसान पे गुस्सा नहीं निकालना चाहता था, उसने अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। ठीक है, मतलब वो जमीन पर तलवार खींचे जा रहा था और जहां जहां उसने तलवार खींची वहां वहां धरती फटनी शुरू हो गई। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के नीचे किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तंतारा तंतारा तंतारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। एक तरफ तंतारा था और दूसरी तरफ वामिरो। तंतारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी और वो थी वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो तंतारा 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 पुकार रही थी। ठीक है, एक साइड तंतारा था, एक साइड वामिरो थी। पहले तो उसने तलवार में गुस्से से खींचता गया, तलवार से जमीन को खींचता गया। जब होश आया तो पता चला कि उसके साइड की धरती समुद्र में धंसने वाली है। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा बाद में कोई नहीं जानता। उधर वामिरो पागल हो गई। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। आज ना तंतारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। आप देख रहे हो कि 96 किलोमीटर तक वो उस तलवार को खींचते चला गया था गुस्से में। तो आज जो वो जगह है उसमें हो सकता है उस टाइम पे कम खींचा हो, बाद में ये जब बांटे गए तो 96 किलोमीटर की दूरी निर्धारित हुई हो। ठीक है, निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। उनका संबंध किस लिए नहीं हो सकता था? क्योंकि वो अलग अलग गांव के थे। उनके गांव में प्रथा थी, मतलब दोनों के गांव में प्रथा थी कि वो सिर्फ अपने ही गांव के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। लेकिन जब ये घटना घटी तो निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। तंतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुख परिवर्तन के लिए थी। उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और सुनने में पढ़ने में मज़ा आया होगा। धन्यवाद।